आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बाईस जुलाई है आज और ये है आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं आपका होस्ट नितिन ठाकुर। बात आज करेंगे पेगासस की, क्योंकि अब ये मामला जो है वो फ्रांस से लेकर भारत तक रोज गूंज रहा है, अपने हाथों कोर्ट में भी पहुंचा है। एक मसला और है जो रोज गूंजता है आजकल। संसद में हमारी सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन की कमी से किसी के मरने का कोई आंकड़ा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया। सो हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी से मौत को साबित करना आसान है भी या नहीं। फिर अफगानिस्तान लिए चलेंगे आपको और जानेंगे कि अल्पसंख्यक समुदायों पर क्या बीत रही है वहां। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आज तक रेडियो रिपोर्टर मौजूद हैं। और क्या भारत में बिजनेस करना अभी भी चैलेंजिंग है, ऐसा क्यों मानता है अमेरिका, ये भी समझेंगे। मगर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन बहुत जल्द एक फ्रंट की शुरुआत करनी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा है कि सीए एनआरसी का भारत के मुस्लिम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। गुवाहाटी में नानी गोपाल महंत की ओर से लिखी गई किताब सिटीजनशिप डिबेट ओवर एनआरसी एंड सीएए असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री के विमोचन करने के दौरान मोहन भागवत ने ये बात कही। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट्स अल्फा और डेल्टा से संक्रमित पाई गई हैं। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी थी। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बोरकाकोटी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच बैठक में किसानों ने कहा कि वे कल संसद सत्र के दौरान ही संसद के बाहर यानी जंतर मंतर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। उन्होंने दावा किया कि 200 की संख्या में किसान 5 अलग अलग बसों में सवार होकर दिल्ली कूच करेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे की लड़ाई में जुटा तालिबान खुद की छवि बचाने के लिए अब भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से पल्ला झाड़ने में जुट गया है। तालिबान की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि अगर दानिश को यहां कवरेज के लिए आना था तो उन्हें पहले तालिबान से इजाज़त लेनी चाहिए थी। चीन के हेनान प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई है। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली चली गई। ये शहर दुनिया में एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा बेस है। सीबीएसई ने कहा है कि वो प्राइवेट कैटेगरी के छात्रों की परीक्षाएं 16 अगस्त से करवाएगा। 10वीं 12वीं कक्षा के प्राइवेट कैटेगरी के छात्रों की ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लिया गया है। बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में विस्तृत चर्चा भी हुई है। और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान जो रूट होंगे। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन की इंग्लैंड टीम में वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स चोट के चलते टीम में नहीं चुने गए हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का मामला खुला है तो भारत ही नहीं, दुनिया सवालों जवाबों के दौर से गुजरने लगी। पॉलिटिक्स में तो भूकंप आ ही रहा है। भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि लिस्ट में करीब 300 लोग यहीं के हैं। इस मामले पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल के दावे को लेकर भी खूब बज़ है। एमनेस्टी ने कहा था कि एनएसओ के फोन रिकॉर्ड का सबूत उनके हाथ लगा है, जिसे उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के कई मीडिया संगठनों के साथ शेयर किया था। एनएसओ वही इजरायली कंपनी है जिसने पेगासस जो है उसे बनाया है। फिर दावा किया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी बात से मुकर गया, मगर एमनेस्टी ने धुंधलका साफ कर दिया है। अब खुलकर कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट में किए गए सभी दावों के साथ है। फ्रांस में तो मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। भारत में भी केस कोर्ट में पहुंच गया है। वकील मोहनलाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट से जांच कराने की मांग की। तो कानूनी रूप से अब इस मामले को निपटाने और इसका हल खोजने की शुरुआत हो गई है। तो कौन कौन से मौजूदा कानून हैं जिनके जरिए इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यह हमने जाना वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। अगर आपका नाम पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल में आया है कि आपके फोन को टारगेट किया गया है, आपको स्पाईवेयर के द्वारा सर्वेलेंस से टारगेट किया गया है, तो आपके पास कुछ ठोस विकल्प हैं।
आपको लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात, आप जाकर लोकल थाने में अपनी साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जब ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल फोन पर भेजा गया तो विभिन्न साइबर क्राइम्स किए गए भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में और भारतीय दंड संहिता में। तो धारा 66 और धारा 43 भारतीय आईटी एक्ट और धारा 66 भी आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी निजता के अधिकार का हनन है और कोशिश की गई कि इसके माध्यम से आपकी प्राइवेट डिटेल्स को भी कैप्चर किया जा रहा है। तो धारा 66C और धारा 66E के भी जो ऑफेंसेस हैं वो बन जाते हैं और भारतीय दंड संहिता के भी प्रावधान लगाए जाते हैं। तो एक तो क्रिमिनल रेमेडी है आपके पास। दूसरी रेमेडी ये है कि क्योंकि आपको मालूम है कि ये अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर उस कंपनी ने बनाया है, और तो आप याचिका दाखिल कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए उस कंपनी के विरुद्ध, और सरकार को भी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि आईटी एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके मोबाइल फोन में आपकी इजाजत के बगैर घुसता है या कोई प्रोग्राम ऐसा भेजता है जिसके माध्यम से आपके डेटा या सिस्टम को अनावश्यक तरीके से एक्सेस किया जाता है या डेटा को नुकसान पहुंचता है, तो आप 5 करोड़ रुपए तक के हर्जाने तक का मांग सकते हैं प्रत्येक कॉन्ट्रीवेंशन। धारा 43 आईटी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स हैं आईटी एक्ट के अंडर, जिसके अंदर ये आप पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं, आप वैसे भी रिट पिटिशन दाखिल कर सकते हैं धारा 226 भारतीय संविधान में किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली धारा 32 के तहत, जहां पर आप कह सकते हैं कि साहब सरकार का दायित्व था कि मेरी निजता के मौलिक अधिकार का वो संरक्षण करेगा, लेकिन सरकार नहीं कर पाई और इस तरह का प्रकरण हुआ है, तो लिहाजा सरकार मुझे खमियाजा दे, मुझे कॉम्पनसेशन दे। तो ये विभिन्न प्रकार के रेमेडीज हैं जो आप ले सकते हैं अगर आपको टारगेट बनाया गया है इस तरह के स्नूपगेट अटैक के साथ। पवन जी, अब चूंकि कंपनी का तो ये कहना है कि वो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को या सरकारी एजेंसियों को देती है, तो अगर कोर्ट में सरकार को पार्टी बनाया गया तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, अगर मामला अदालत के पास पहुंचा भी तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो कंप्लेनेंट होगा या जो प्लेंटिफ होगा उसे साबित करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से कि साहब ये देखिए ये इन्फेक्शन मेरे सिस्टम में आई है और ये इन्फेक्शन पेगासस सॉफ्टवेयर के साथ संबंध रखती है, और पेगासस सॉफ्टवेयर क्योंकि एनएसओ ग्रुप ने बनाया है इसलिए उनका दायित्व बन जाता है। तो एनएसओ ग्रुप ये नहीं कह सकता कि साहब ऐसा है कि मैंने तो सरकार को बेच दी, इससे मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आपने जानबूझकर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो एक स्पाईवेयर था, जो लोगों की इजाजत के बगैर घुसता है उनके मोबाइल फोनों में, तो आपकी जो लीगल जिम्मेवारी है उससे भाग तो सकते नहीं, तो आपकी इक्वली लीगल लायबिलिटी होगी। और अगर सरकार को आप पार्टी बनाते हैं तो सरकार को भी अपना स्टैंड लेने का अधिकार होगा। सरकार कह सकती है कि साहब मैंने तो ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं। आज तक देखिए सरकार चुप्पी साधे हुए, सरकार ये नहीं बोल रही कि ना तो मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, ना बोल रहा है कि हमने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे। और चलिए अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक ऑर्डर भी आ जाता है, तो उसको अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करने के लिए तो अदालतें हैं, सरकार इंप्लीमेंट नहीं करेगी। तो आप एग्जीक्यूशन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, सरकार विवश कर सकती है, सरकार को विवश किया जा सकता है अदालत द्वारा कि वो जो अदालत के ऑर्डर्स हैं उसका मान्य करें, उसको कंप्लाई करें। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि सरकार को आप पार्टी बनाएंगे तो सरकार तो लगभग आपके तमाम सारे क्लेम्स को झुटलाएगी और कहेगी कि आपका जो याचिका है उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई काम गलत नहीं किया है। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर आज तक कोई सहमति नहीं बनी है और अब मामला ऑक्सीजन की कमी पर गर्म है। केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, उन्हें राज्य सरकार ने आंकड़े ही नहीं दिए। तो वैसे बात ठीक है कि सरकारी गलियों में आंकड़ों की भाषा बोली जाती है, लेकिन पूरे देश ने देखा था कि मंत्री, विधायक, सांसद तक सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे। आंकड़ों की बोली ही बोलनी है तो ऐसे समझिए कि दूसरी लहर में लगभग 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड हुई थी, जबकि पहली लहर में ये महज 3,095 मीट्रिक टन थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे राष्ट्रीय संकट करार दिया था। लेकिन एक सवाल उठता है कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से संबंधित किसी भी मौत की सूचना केंद्र को क्यों नहीं दी। इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्नेहांशु शेखर ने कुछ एक्सपर्ट से बात की और ये जानने की कोशिश की
कि वो क्या सोचते हैं और सीधे ऑक्सीजन की कमी से मौत को साबित करना आसान है भी या नहीं। हमने स्नेहांशु को फोन मिलाकर पूछा कि क्यों लैक ऑफ ऑक्सीजन से मौत को प्रूव करना मुश्किल होता है। अगर आप बत्रा हॉस्पिटल और या जो एक टेस्ट केस के तौर पर हम जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल को लें, जो एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर चल भी रहा है, अगर आप उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में सिंपल दो बातें कही गई हैं। दो बातें क्या कही गई हैं, और वो बात ये है, पहला कहता है कि इतने पेशेंट्स की अगर डेथ हुई है तो डेथ की रीजंस क्या बताए गए हैं। डेथ की रीजन बताई गई है, कहा जा रहा है कि 7 घंटे के अंदर इतने लोगों की डेथ हुई है। डॉक्टर का कहना है कि हम कैसे कहें कि ये ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, इस शॉर्टेज की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि मैक्सिमम जो डेथ हुई है कोविड में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, वो डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट। उनका कहना है कि कार्डियक अरेस्ट में जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जिनकी कार्डियक पेशेंट जो कार्डियक हैं या कैंसर के पेशेंट हैं या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो भी कोविड से जा रहे थे। इनका डॉक्टर का कहना है कि जो इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और आपके हार्ट को पंप करना आपका वीक होता है, आप पहले से ही इल हैं, आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर सिंपल लिखता है केस शीट पे, दिस इज लेड टू कार्डियक अरेस्ट, और इसकी डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। अगर आप जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का भी अगर आप केस देखें, जो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें लिखा है कि कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से इनकी डेथ हुई है। कहीं ये बात नहीं लिखी जाएगी कि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। क्योंकि आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, एक और हॉस्पिटल से मेरी एक डॉक्टर से बात हुई जो आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनका एक ईस्ट दिल्ली में अपना हॉस्पिटल भी चलता है। उनका कहना था कि हमारे हॉस्पिटल में 42 लोग थे, 42 को हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। अब उसमें अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग कंडीशंस हैं। हमको पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और वो मैक्सिमम 1.5 घंटे तक चल सकती है ऑक्सीजन। जो हमारा सप्लायर है वो कहता है कि हम आपको 4 घंटे के बाद देंगे। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या विकल्प है कि हम ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको स्लो करना पड़ता था उस वक्त। तो जिस पेशेंट को अगर 10 का हमको अगर चाहिए प्रेशर, उसको हम 5 पे दे रहे हैं अगर, या 15 की जिसकी रिक्वायरमेंट है, हम केवल टाइम बाई करने के लिए अगर हम उसको 15 की जगह 10 पे दे रहे हैं, तो हमें क्या पता कि उसका अल्टीमेट आउटकम निगेटिव निकलने वाला है और पेशेंट की डेथ हो रही है। और डेथ हो रही है, उसका हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन तो उसको दे ही रहे हैं। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में तो यही लिखेगा कि हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन वो एडिक्वेट है, रिक्वायर्ड जितनी है पेशेंट के लिए उतना हम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं उस क्राइसिस के स्टेज में, जहां मल्टीपल एसओएस जनरेट हो रहे थे, बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे हॉस्पिटल, क्लिनिकल हॉस्पिटल, जो आपके ईस्ट दिल्ली में हो या आउटर दिल्ली में हो, जो समय हम लोग जो परिस्थिति देख रहे थे 23-24 अप्रैल के लास्ट वीक में। तो ये एक बड़ा डायनेमिक कॉल है कि आप, जब ये बात होती है कि स्टेट ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि ऑक्सीजन की डेथ, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, क्राइसिस की वजह से या लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हुई। डॉक्टर कहता है कि ये हमारे रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारी रिपोर्ट का हिस्सा होता है कि अल्टीमेटली वो पेशेंट कैसे मरा है। कि ये डॉक्टर के लिए भी टेक्निकल पॉइंट पर प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है कि कोविड इतना सीवियर था कि, या उसकी जो प्रोलॉन्ग इलनेस का जो उसकी प्रॉब्लम चल रही थी इतने दिनों की, वो उस पर ज्यादा उस वक्त इम्पैक्ट की बिकॉज ऑफ दिस कोविड इन्फेक्शन। अब चलते हैं अफगानिस्तान, जहां के जमीनी हालात पिछले महीने से लगातार बदले हैं। अमेरिका लौट रहा है, तालिबान वापस आ रहा है और अब उसका दावा है कि अफगानिस्तान की 85% जमीन उसी के पास है और जो 15% अफगान सरकार के पास है वो भी तालिबान छुड़ा लेगा, ऐसा उनका विश्वास है। तो तालिबान के दावे में यदि पूरा सच नहीं भी है तो भी ये तो पक्का है कि वो खोए हुए एरिया को लगातार जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अब मुसीबत हो गई है धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों के लिए। आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी अफगानिस्तान से लगातार हमारे लिए कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और हाल फिलहाल वो जलालाबाद में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से उन्होंने हालचाल लिया तो हमने उनसे ही पूछा कि तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व के बीच वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका क्या हाल है। अफगानिस्तान में जिस अंदाज से तालिबान धीरे धीरे कब्जा जमा रहा है, उस बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हैं। खास तौर से अगर कंदहार की बात की जाए तो कंदहार का शहर जो है, वहां से अधिकतर लोग शहर छोड़ के सुरक्षित ठिकानों की ओर जा चुके हैं। यहां तक कि सरकारी अमला और बड़े बड़े अधिकारी और डिप्लोमेट्स पहले ही कंदहार छोड़ चुके हैं। अब चौंकाने वाली खबरें जो हैं वो काबुल और जलालाबाद से आ रही हैं।
दरअसल काबुल और जलालाबाद में सिख समुदाय के कई परिवार सदियों से रह रहे हैं। इन परिवारों पर कई बार यहाँ आतंकी हमले भी हुए और जिनमें कई लोग मारे गए। सबसे बड़े हमले 2018 के जुलाई महीने में ही हुआ, जब जलालाबाद के गुरुद्वारे में तालिबानियों ने हमला बोलकर 19 सिखों की हत्या की। पिछले साल ही मार्च के महीने में काबुल में भी इसी तरह एक आतंकी हमले में 20 सिख मारे गए। उन हमलों से डरकर और तालिबान के बढ़ते पैर को देखते हुए जलालाबाद में रह रहे 60 सिख परिवारों में से 50 से भी अधिक सिख परिवारों ने पलायन कर लिया है। आज तक के साथ बातचीत में रंजीत सिंह, जो कि अब मात्र उन 6 परिवारों में से एक परिवार के सदस्य हैं, वो भी काफी खौफजदा दिखे और उनका कहना था कि यदि उनको मौका मिला या हालात और बिगड़ गए तो वो भी भारत जाने की मंशा बना रहे हैं। दरअसल ये सिख अफगानी नागरिक हैं और यहाँ पर उस गुरुद्वारे की परंपरा को चला रहे थे जो 500 साल से भी पुराना है। यहाँ पर सिखों का कहना है कि बाबा नानक साहब गुरुद्वारा जो कि जलालाबाद में है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और तभी से यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते आए हैं। इन लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से नई रणनीति के तहत और नए कानून के तहत शरणार्थियों के चलते ये सिख समुदाय के लोग और परिवार भारत के किसी शहर में भी रह सकते हैं। अशरफ, भारत सरकार नागरिकता कानून के तहत विदेशी अल्पसंख्यकों को भारत लाने की बात कई बार कह चुकी है, लेकिन वहां का जो ये अल्पसंख्यक समुदाय है वो भारत आना चाहता भी है या नहीं? अफगानिस्तान में जिस अंदाज से तालिबान अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, उस बीच जंग के हालात पूरे देश में बने हुए हैं। हर रोज तालिबान की तरफ से नए नए इलाकों को कब्जा जमाने की कोशिशें हो रही है और उनके खिलाफ अफगान सेना और अफगानिस्तान की पुलिस डटकर लड़ रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अधिकतर इलाके अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं और अब मात्र बड़े बड़े शहर सरकार और प्रशासन के कब्जे और कंट्रोल में हैं। इस बीच अल्पसंख्यक में रहने वाले समुदाय काफी चिंता में हैं। सबसे डरावने वाली खबर जो सामने आई है वो जलालाबाद से है, जहां पर मात्र 60 सिख परिवार अब रहते थे और उनमें से भी 50 से भी अधिकतर परिवारों ने पिछले 3 महीने के दौरान भारत की ओर पलायन कर लिया है। आज तक की टीम आज जलालाबाद में थी। वहां पर सिख समुदाय के बचे 7 परिवारों के सदस्यों से हमने बातचीत की। उन परिवारों का कहना था कि वो भी खौफजदा है और जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो भी अफगानिस्तान छोड़ के चले जा सकते हैं। दरअसल अफगानिस्तान के जलालाबाद में 500 साल से भी पुराना एक गुरुद्वारा है, जहां पर गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। तभी से यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते थे और उनकी तादाद एक ज़माने में सैकड़ों में थी। लेकिन फिर जब 80 के दशक में जो वहाँ पर युद्ध हुआ रशिया के खिलाफ, उस बीच भी कई सारे सिख परिवार जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में चले गए और धीरे धीरे जो है सिख समुदाय के लोग यहाँ से हिजरत करते हुए भारत के कई इलाकों में भी आबाद हुए। अब चूंकि जिस अंदाज से पिछले 3 महीने के दौरान एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ रहा है और अमेरिकी सेनाएं देश को छोड़कर चली गई हैं, उस बीच अब जो यहाँ पर अल्पसंख्यक है वो काफ़ी चिंता में भी है और परेशानी में भी। बात अब रुपये पैसे की कर लेते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की है, नाम है 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया। कल ही पेश हुई है। लबोलुबाब यही है कि भारत अभी भी बिजनेस करने के लिहाज से मुश्किल देश बना हुआ है। यह भी कहा गया कि एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 2 विवादित फैसले किए। एक फैसला तो वही धारा 370 वाला था, दूसरा CAA।
बाकी उसमें कोविड के कारण हुए लॉकडाउन का जिक्र भी है। बहरहाल हमारा सवाल यह है कि वो कौन से बड़े कारण हैं कि अमेरिका को कहना पड़ा कि भारत में बिजनेस अभी भी चैलेंज है, क्योंकि हम तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मंत्र को फॉलो कर रहे थे। तो हमने सवाल पूछा इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और इकोनॉमी पर खुलकर राय रखने वाले अंशुमान तिवारी से। ये रिपोर्ट थोड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और खासतौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद लगातार भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में गर्मजोशी खत्म हो रही है। इससे पहले भी 2-3 अलग अलग रिपोर्ट ट्रेड को लेकर आई थी, नए एडमिनिस्ट्रेशन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति को लेकर आई थी, जिसमें भारत के कामकाज पर अमेरिका में टिप्पणी भी की गई थी और सवाल भी उठाए गए थे। ये स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसको काफी महत्व दिया जाता है दुनिया में, क्योंकि निवेशक इसको ध्यान से देखते हैं। वो इसमें 2-3 चीजों की तरफ इंडिकेट करती है। 2-3 तो राजनीतिक मुद्दे हैं, कश्मीर का और सीए कानून का। आर्थिक रूप से ये एक चीज जो अमेरिका लगातार दोहरा रहा है पिछले कुछ महीनों से, कि भारत में संरक्षणवाद बढ़ रहा है, भारत में खुले व्यापार के दरवाजे बंद हो रहे हैं, भारत में विदेशी कंपनियों के लिए काम करने में बहुत सारी बाधाएं और समस्याएं बढ़ाई जा रही हैं और इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बढ़ रही हैं। इसकी तरफ ये रिपोर्ट इशारा करती है और ये ऐसे मौके पर आई है जब भारत को विदेशी निवेश के लिए अमेरिका और बाकी प्रमुख देशों से सकारात्मक नजरिए की उम्मीद है और जरूरत है, क्योंकि भारत गहरी मंदी में है। विदेशी निवेश अगर आएगा तो वो रोजगार पैदा करेगा और चीन का विदेशी निवेश जो भारत में है उसे सीमित करने के लिए भारत को दूसरे बाजारों से पूंजी की जरूरत है। अंशुमान जी, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के रैंक में सुधार हुआ है, फिर भी अमेरिका ने ऐसी बात कही, तो क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं और उसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हैं जो अलग अलग मिलती हैं। आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए कि भारत सरकार जब अपने आप को इस तरह से प्रमोट कर रही है दुनिया में कि हम कारोबार की दृष्टि से सबसे अच्छा देश हैं, रैंकिंग की अलग चीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बहुत सारी। उस समय दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ा निवेशक भारत को कारोबार के लिए ठीक नहीं मान रहा है। ये चीज देखना महत्वपूर्ण है। और अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही ध्यान लेकर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होने के बाद भी भारत में बहुत अच्छा निवेश इससे पहले आ चुका है और आज जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अच्छी हुई है तो उसका कोई बहुत बड़ा असर भारत में विदेशी निवेश या कंपनियों के निवेश बढ़ने पर नहीं दिखाई दिया है। तो एक तरफ वो प्रत्यक्ष प्रचार है जो हमें दिखता है और एक तरफ वास्तविकता है। अमेरिकी कंपनियां, खासतौर पर अमेरिका की कंपनियां भारत में जैसी चुनौतियां महसूस कर रही हैं या फेस कर रही हैं, शायद उनके कारण ये टिप्पणी की गई हो। पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इसमें जरूर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में के उदारीकरण की रैंकिंग नहीं करती, वो इस बात की रैंकिंग करती है कि आपके यहाँ मंजूरियां कितनी जल्दी मिल जाती हैं। उसमें भी 3-4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर टैक्सेशन से रिलेटेड समस्याएं बनी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड समस्याएं बनी हुई हैं, कंपनियों को बंद करने से को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी। पर जिस तरफ ये रिपोर्ट इशारा करती है वो बिल्कुल दूसरा है, वो व्यापार का उदारीकरण है, वो लिबरलाइजेशन है, वो संरक्षणवाद ना होना है, उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक फैसले से इतर कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं क्या जिन्हें रिपोर्ट में जिम्मेदार माना गया है, जिनका जिक्र आपने भी किया? तो मतलब ये पॉलिटिकल इवेंट अगर जिम्मेदार हैं तो कैसे? अब ये स्टेट डिपार्टमेंट इन 2 कारणों को राजनीतिक स्थिरता के लिए लोकतांत्रिक माहौल के लिए की दृष्टि से बाधा मान रहा है। बाइडेन के आने के बाद अमेरिकी प्रशासन का लोकतंत्र के प्रति आग्रह और ज्यादा बढ़ा है कि देशों में लोकतंत्र होना चाहिए, परिस्थितियां सामान्य होनी चाहिए। तो ये उस तरफ इशारा करती हुई रिपोर्ट है, पर इसका राजनीतिक हलकों में काफी बड़ा मतलब है, काफी बड़ा अर्थ है, क्योंकि 2 बड़े फैसले जो नई सरकार ने पिछले 2-3 साल में लिए और जिन्हें राजनीतिक रूप से सरकार के सबसे बड़े फैसले कहा जा रहा था, उन्हें अमेरिका भारत में व्यापारिक कारोबारी गतिविधियों को सामान्य और बेहतर करने की दिशा में बाधा मान रहा है। यहाँ एक कूटनीतिक हार या चूक दिखती है भारत की कि भारत की सरकार अमेरिका को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल कंट्री है, उसे इस बात से कन्विंस नहीं करा पा रहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से सही है और उनका देश के विकास में या देश की व्यवस्था को ठीक करने में उनका योगदान होगा। क्योंकि अमेरिका की राय ये बताती है कि
वो इनसे सहमत नहीं है। अब यहाँ एक दूसरा विवादित पहलू भी उठेगा कि क्या अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में पर टिप्पणियां कर रहा है। ये फैसला भारत अपने लेने में एक संप्रभु देश के रूप में स्वतंत्र है कि उसे क्या कानून बनाया जाना चाहिए ये सवाल भी इस पर उठेंगे। लेकिन कूटनीतिक हलकों में और व्यापारिक हलकों में और कॉमर्स मिनिस्ट्री में और मार्केट में जहां ये रिपोर्ट आज हमारी चर्चा हो रही थी, वहां लोगों को काफी आश्चर्य हुआ है अमेरिका की इतनी तीखी और सीधी टिप्पणियों पर भारत की मौजूदा सरकार और उसके कामकाज को लेकर। ओके, तो आज के दिन भर में इतना ही। लेकिन अगर नहीं सुना है तो हमारा नया पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा जो आज ही रिलीज़ हुआ है। नाम है पढ़ाकू नितिन, मेरे नाम पर है। तो उसके पहले एपिसोड में क्या है ज़रा ये सुनिए। अगर सारे मुगलों से अगर आपने कहा मुक्तदर हम आपको पैसे देते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं और उनके साथ एक पॉडकास्ट करें, तो आई वुड पिक बाबर एवरी टाइम। वाह। जैसा कि बाबर की मेरे ख्याल से जिंदगी में 2 लव अफेयर्स थे, एक समरकंद के साथ और दूसरा हिंदुस्तान के साथ। मेरे पास सिर्फ ये गेस है कि हो सकता कि बाबर और अकबर दोनों वेर मोलेस्टेड एज चिल्ड्रन। तो जैसा भी आपको सुनने के बाद लगे radio@aajtak.com पर मेल करके बताइएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।